प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। आज के सेंसिटिव टॉपिक का सब्जेक्ट है जो आजकल थोड़ा न्यूज में भी है, थोड़ा विवाद में भी है कि क्या लड़कियां, क्या औरतें शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना लेने से खराब हो जाती हैं या पुरुष भी ऐसे खराब हो जाते हैं। सब पे ये नियम लागू होता है वैसे तो, लेकिन आजकल न्यूज में सुना होगा आपने, थोड़ा चल रहा है ये। तो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा इसका, वो तो आप समझ पाओगे इसका महत्व क्या है। कोई कहता है कि शादी के पहले अगर एक महिला ज्यादा पुरुषों के साथ रह ले तो वो फिर अपना घर नहीं बसा सकती, या कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा मैं, जैसे कि मेरी आदत है। चलिए, आप सभी आंख बंद करके बैठ जाइए एक बार। कमर को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर लगा दें। कोशिश करें कि आपका शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाए, स्थिर हो जाएं आप। अपने चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का कोई तनाव या कोई खिंचाव ना हो। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए। श्वास को रोकिए नहीं, थोड़ा गहराई से श्वास को लीजिए, गहराई से श्वास को बाहर निकालिए। छाती फूल जाए आपकी, पेट फूल जाए आपका गुब्बारे के जैसे। बिना हाथ लगाए ही आप ऐसा अनुभव करें कि श्वास प्राण के रूप में आपके शरीर के भीतर आ रही है, और श्वास का बाहर जाना भी आपको जीवन दे रहा है। जीवन की सूचक है ये प्राणवायु, ऐसा समझ लें। जीवन को जितनी आत्मीयता से, जितने सकारात्मक भाव से आप ग्रहण करेंगे, जीवन उतना फलदायी होगा। जीवन का फलदायी होना सिर्फ आपका जीवित रहना नहीं है, जीवन का फलदायी होना है आपको सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति कराना। केवल जीवित मात्र रहने से ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा परिश्रम आपको करना होगा। वही दो हाथ पैर आपके हैं। एक आदमी पानी में तैर पाता है, नदी में, समुद्र में, स्विमिंग पूल में आप नहीं तैर पाते।
क्योंकि शरीर का होना ही इस बात का सूचक नहीं है कि आप तैर पाएंगे। तैरने के लिए भी एक श्रम करना पड़ेगा, एक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सीख पाएंगे उसको। क्योंकि ये सीखने की बात है ना, इसलिए जीवन में भी आनंद कैसे प्राप्त करें, हम शांत कैसे रहें, ये भी सीखा जाता है। नेचुरली नहीं आएगा आपको, नेचुरली आता है 4-5 साल की उम्र तक, फिर खो जाता है, फिर अपने आप को दोबारा दोबारा से अनलर्न किया जाता है, जो सीखा हुआ है उसको मिटाया जाता है, तब जाके वो फिर दोबारा से आप अपने आप को रिमाइंड करवा पाते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर निकालें। थोड़ी सी आवाज आने लग जाए श्वास की तो भी कोई बात नहीं, श्वास की आवाज आएगी तो आपके लंग्स में ताकत आएगी, लंग्स आपके मजबूत होंगे। लंग्स मजबूत होंगे तो उसका इफेक्ट आपके हार्ट को मिलेगा, आपका हृदय है जो, आपका दिल मजबूत होगा, दोनों तरह से ही, फिजिकली भी और इमोशनली भी। जितना भी आप जिससे ज्यादा काम करवाएंगे वो ज्यादा आपको लाभ देगा। हाथों से ज्यादा काम करेंगे, हाथ मजबूत हो जाएंगे, पैरों से ज्यादा काम करेंगे, पैर मजबूत हो जाएंगे। अपने लंग्स को काम देंगे ज्यादा, आप श्वास लेंगे, गहरी गहरी श्वास बाहर निकाल देंगे, आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। लंग्स मजबूत हो जाएंगे, उसका बेनिफिट पूरे वाइटल ऑर्गन्स पे जाएगा, आपके आपके हार्ट को भी, आपके इंटेस्टाइन को भी फायदा मिलेगा। जिन लोगों को सिर्फ कुछ भी नहीं आता, अगर वो सिर्फ ऐसे ही श्वास लेंगे छोड़ेंगे, डायबिटीज में भी फायदा होगा उनको। क्योंकि अंदर से जब आपका डायफ्राम फूलता है और सिकुड़ता है तो सब वाइटल ऑर्गन उसका लाभ पाते हैं। एक तरह से मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की। मसाज का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। यही हमने करना है, यही आप फिर बीमार हो जाते हो, फिर तरह तरह की दवाइयां खा के आर्टिफिशियली करते हो ये सब काम। यही हम योग में, साधना में, प्राणायाम में आंख बंद करके सब कुछ कर लेते हैं। हार्मोन्स कोई कम ज्यादा हो जाते हैं, किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं उसको, फिर डॉक्टर आपको दवाई देगा, दवाई खाओगे, फिर वो जहाँ से वो हार्मोन निकल रहा है वो ग्लैंड एक्टिवेट होगी। अगर ज्यादा निकल रहा है तो कम किया जाएगा, कम निकल रहा है तो ज्यादा किया जाएगा। जैसे थायराइड का एक बहुत फेमस एग्जांपल है, कई लोग थायराइड हो जाता है मोटे हो जाते हैं, कई लोग पतले हो जाते हैं, वो इसी बात का सूचक है कि हार्मोन किस मात्रा में निकल रहा है, वो बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ऐसे ही बालों का झड़ना या बहुत सारी ऐसी ऐसे लक्षण है जो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ होते हैं। लेकिन उन सबको कंट्रोल करने का एक उपाय है, वो है ध्यान। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हार्मोन आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं आपके, और फिर आप शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब तक शरीर में थोड़ी उठापटा कभी है ना, कुछ स्ट्रगल चल रहा है आपकी हेल्थ के साथ, तब तक आप मन को शांत नहीं कर पाएंगे, तब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे। अब उल्टा भी इसका रिवर्स भी होता है, कभी कभी आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपके शरीर को कोई रोग नहीं हो पाएगा। तो वो तो बहुत उच्च लेवल है, योगी का लेवल है, आप वहां तक नहीं पहुंचे अभी, आप वहां नहीं हो अभी, आप तो नीचे से शुरू करोगे, अपने शरीर को स्वस्थ करोगे। तभी तो बार बार बोलता हूँ, आपको अनेक उपाय बताता हूँ, शरीर को कैसे आप स्वस्थ रखें। खाना पीना अच्छा खाओ, थोड़ा व्यायाम करो, एक्सरसाइज कर लो करो, कभी कभी तेल की मालिश करो शरीर पे। इस तरह से सारे उपाय करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। एक मंत्र का मैं उच्चारण करूंगा, आप ध्यान से सुनना उसको। आप उसे पहले से जानते हैं तो भी होठों से उच्चारण नहीं करना। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
शांति शांति। दोनों आंखें खोल लीजिए एंड गुड इवनिंग। आज मैंने बोला था आपको थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगा। एक माँ और बेटी रात को सो रहे हैं एक ही बिस्तर पे। बेटी की अचानक नींद खुलती है, बेटी उठ के कमरे से बाहर निकलती है, घर के बाहर बगीचा होता है वहां खड़ी होती है। गार्डन, छोटा होम गार्डन जैसे होता है, उसमें खड़ी हो जाती है वो बेटी। अचानक से माँ की भी नींद खुलती है और माँ भी उसको फॉलो करते हुए आ जाती है। अब वो अपने कमरे के बाहर, अपने अपने घर में ही, लेकिन अपने कमरे के बाहर रात को गार्डन में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अब ये माँ और बेटी की जो बातचीत है, ये आप सुनिए जरा। बेटी कहती है कि तेरी वजह से मेरा जीवन नहीं बढ़ पा रहा आगे, मेरी लाइफ स्टक हो गई है तेरे कारण, माँ को बोलती है अपने। और माँ तो ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है। माँ कहती है तूने तो मेरी जवानी खत्म कर दी, मेरी जवानी खा ली तूने तो, मेरा सारा आकर्षण तूने छीन लिया। और जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, वैसे वैसे तू मेरी शक्ति छीन रही है। फिर अचानक से हवा का एक झोंका चलता है और दोनों की नींद खुल जाती है। और फिर माँ बेटी को बोलती है, अरे बेटी तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? जवान लड़की का बाहर रात को अंधेरे में निकलना ठीक नहीं, चलो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी जाते हैं, वो भी बोलती है हाँ माँ तुम भी चलो, तुम भी सो जाओ। दोनों जाके कमरे में सो जाती हैं। लेकिन ये जो कुछ मिनट की जो उनकी बातचीत थी, जो सपने में वो बात कर रहे थे, सपने में नहीं, नींद में, वो बहुत महत्व की है, वो आपको समझनी पड़ेगी। जब नई दुल्हन ब्याह के आती है घर में, तो बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं ना उससे। हर कल्चर में, हर एक संस्कृति में, वेस्ट में थोड़ा शायद कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे एशिया में ऐसा बहुत है। नई लड़की जब शादी करके आती है तो लोग उसको मिलने, आस पड़ोस के रिश्तेदार, ये सब लोग आते हैं ना मिलने के लिए। हमारे का है तो एक परंपरा ही है मुंह दिखाई की, जो उसको देखता है शक्ल उसको पैसा देता है, कुछ पैसा शगुन के रूप में, कुछ दक्षिणा देता है, कुछ फल कपड़ा ऐसे कुछ देता है। तो कितना आकर्षण होता है ना उस लड़की में जो अभी शादी करके आई है इस घर में, सब उसको देखना चाहते हैं। अगर वो रसोई में कोई काम कर रही होती है तो उसकी सास आवाज लगा के बुलाती है कि एक बार सीता, अनीता, गीता, जो भी नाम है, एक बार यहाँ आ जा। वो बोलती है, जाती है, फिर कमरे में, लिविंग रूम में, फिर सबको नमस्ते करके फिर जाती है, अपना काम करती है। लेकिन जैसे जैसे वो दिन बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उस लड़की जो नई ब्याता थी, नई शादी करके आई थी, उसने बच्चों को जन्म दिया। हाँ, अब फिर बच्चों को आकर्षण हो जाता है। जो भी कोई परिवार में आता है तो पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं आपके, है ना, ऐसे पूछता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में तो। अगर छोटी बेटी होती है तो पूछता है कि बेटी कहाँ है। अच्छा, बेटी को बुलाते हैं, थोड़ा लाड करते हैं, थोड़ा प्यार करते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है, स्कूल कॉलेज जाने लग जाती है, फिर जैसे ही घर में कोई आता है, पुराना रिश्तेदार, पुराना मित्र, उसकी निगाहें उसकी तरफ होती है। माँ को पूछता है अच्छा बेटी कहाँ है, क्योंकि बेटी को तो इम्पोर्टेंट है ना पता लगाना कि घर में है कि घर से बाहर है, पढ़ाई लिखाई करने गई है कि कहाँ है। अब देखो, जो आकर्षण माँ का था एक दिन वो बेटी ने छीन लिया।
जो शक्ति माँ के पास थी एक दिन वो धीरे धीरे बेटी में ट्रांसफर हो गई। अब माँ को ये बात बहुत चुभती है। जैसे जैसे बेटी जवान हो रही है वैसे वैसे माँ बूढ़ी हो रही है। जैसे जैसे वो सुंदर हो रही है वैसे वैसे वो सुंदरता से दूर जा रही है। ऐसा होता है ना। अब फिर एक दिन ऐसा होता है कि माँ घर के बाहर झाड़ू लगा रही है तो उसको बिना कोई कही कुछ अभिवादन किए ही अंदर चला जाता है। वो सीधा बेटी को ही आवाज देता है, कोई कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति दूसरा जानने वाला। इतनी इग्नोरेंस हो जाती है एक लेवल पे। तो ये पीड़ा बहुत कष्टदायक है। माँ के हृदय में है ये पीड़ा, लेकिन वो ऊपर से नहीं है, सामने नहीं दिखाएगी। सामने तो वो ऐसे ही दिखाएगी कि बेटी को रात को अंधेरे में बाहर नहीं निकलना चाहिए, चल बेटी हम सो जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये पीड़ा है। समझ लिए। अब जितनी माएँ बैठी हैं यहाँ पे, आप ऐसे नहीं बोलना कि मेरे को तो नहीं है ये पीड़ा, मेरे को तो अपनी बेटी के प्रति नहीं है ऐसा। अभी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो है। अब आप कहोगे कि पिता पुत्र में क्या है, पिता पुत्र में नहीं है ये। पिता पुत्र में तो खुल के लड़ाई है, सामने आमने लड़ाई है ना। पिता और पुत्र के बीच में तो खुल के सामने आमने लड़ते हैं। वो तो उनको वो नहीं छुप के लड़ते सपने में। वो कहते हैं आजा तू, तेरे को देख लूंगा मैं, तू सामने आ जा मेरे। तू काहे का बाप है, पुराने जमाने का बाप है तू तो, आज मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, है कि नहीं है ऐसा बताओ। माँ बेटी की लड़ाई थोड़ी छुप के है, पिता और पुत्र की लड़ाई थोड़ी खुल के है। क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि माँ और बेटी जो महिला वर्ग है ना, जो फीमेल है, उनकी एनर्जी आकर्षण में है। उनकी एनर्जी जो हमारी इंद्री है ना, नेत्र, उसमें है, देखने में है। तभी तो देखो, आप कोई आदमी देखेगा, लड़की को देख के पसंद कर लेगा। देख लिया पसंद आ गई, देख लिया अच्छी लग गई है। लेकिन कोई लड़की ऐसे नहीं करेगी ना कभी किसी आदमी को, जब तक जानेगी नहीं, पहचानेगी नहीं। वो नहीं बोलती आमतौर पे कि मेरे को पसंद है। अब कोई फिल्म के हीरो को कोई कितना ही सब लोग देखते हैं या पसंद करते हैं, लेकिन जब तक कोई जानेगा नहीं उसको नहीं पसंद करेगा कोई। ये सारा बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया कि आप अब मूल बात जो मैं बताने वाला हूँ वो उसको आप समझ सकें। हमारे में ना एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, सब में होती है। पेड़ों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है, सब पदार्थों में। आपने कभी प्रोस्टिट्यूट देखी है, वेश्या देखी है क्या कभी बताओ। सबने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। हम्म। आमतौर पे वो सुंदर होते हैं, वो महिलाएं आमतौर पे सुंदर होती हैं। पुरुष भी होते हैं, अब तो ये काम करते हैं, लेकिन वो पुरुष थोड़े से छुपे हुए हैं, अभी समाज में छुपे हुए रूप में आते हैं। लेकिन कई जगहों पे, कई शहरों पे, जैसे मेरे को कई जगहों पे, मैं बड़े शहर हैं जैसे मैं रहता था, टोक्यो में या हांगकांग में या मेलबर्न में, वहां पे एक पर्टिकुलर कुछ उस उन शहरों में जगहें हैं जहाँ पे शाम होते ही वो महिलाएं निकल के बाहर आ जाती हैं। क्योंकि ये बड़े शहर हैं तो लगभग लगभग हर नेशनैलिटी की महिला आपको वहां पे मिलेगी, हर जगह की। जो आप में से लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं वो समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आमतौर पे वो लड़कियां जो हैं, वो महिलाएं जो हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन सुंदर होने के साथ साथ एक और चीज आप गहराई से नोटिस करोगे कि वो बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ, बताओ। बता पाओगे क्या। आ, नो आइडिया। कौन बोला, चंद्र जी बोले नो आइडिया।
अरे ठीक है पता नहीं सकता है। कोई बात नहीं। आपको जीवन में महिला के साथ रहने का अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, चिंता ना करो। हाँ बताइए फाल्गुन जी, बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं सुन पा रहा। कोई भी नहीं सुन पा रहा आपको शायद। अंदर से बोलते हैं ना, आकर्षित होने का जो रीजन रहता है वो हमारी अंदर अंदर की प्यूरिटी रहती है, जो चित्त की प्यूरिटी रहती है। अगर भीतर से शुद्ध रहेंगे तो अगर सावला व्यक्ति भी रहेगा तो वो भी आकर्षित लगेगा। हम्म हम्म। चलिए माइक बंद कर दीजिए अभी आप, माइक बंद कर दीजिए अपना। और कोई है मैदान में, कोई बोलना चाहेगा? कोई माइका लाल, बोलिए। कविता जी बोलिए। एक मिनट। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। इंदिरा जी बोलिए, कुछ बोलेंगे? आसमा जी बोलिए। सॉरी गुरुजी, लॉग आउट हो गए। क्या हो गया? मैंने लॉग आउट बटन प्रेस कर दिया। अरे अब तो 1 किलो जलेबी का नुकसान हो गया। अब तो 1 किलो जलेबी खिलानी पड़ेगी आपको। हाँ, खिलाऊंगी खिलाऊंगी। बोलिए इंदिरा जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी, यहाँ मैं इसी साइड के पास रहती हूँ ना, और बहुत से टूरिस्ट है, तो बहुत से है ऐसे लड़कियां। उनका ड्रेसिंग जो होता है ना, इट्स वेरी इनडिसेंट। तो जो है ना, आप बोल रहे हो ना आकर्षण, वो नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं है। हम्म, ठीक है, तो दे आर जस्ट सेलिंग देयर बॉडी बिकॉज ऑफ मनी। वो हाँ चेहरा है खूबसूरत, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी कि वो सुंदर हैं। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी कि उनमें आकर्षण नहीं है। हम तो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आकर्षण, अट्रैक्शन क्यों नहीं है वो, है ना? हम्म। कविता जी बोलिए। मुझे जो मालूम है वो बताऊंगी गुरुजी। मुझे लगता है बिकॉज दे कम इन कांटेक्ट विथ सो मेनी मेन, सो डेफिनेटली उनका डीएनए ही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। उनका there'll be so many people they are coming in contact with, so that everything in the gut is मुझे मालूम नहीं, it is like mixture हो जाएगा सबका. So that's why they used to stress on, one man one woman, ऐसा कि उनका जो भी ट्रॉमा है, पूरा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, that will be transferred to the woman. That's how she gets a baby ना. So that मुझे ठीक से बोलना नहीं, I am not able to convey it, but I feel because she comes in contact, her what do you say, the spiritual or thing is gone. She's confused inside. The entire structure is confused. Chemical जो भी है बहुत confusion में रहता है, and she'll not be able to connect with anyone emotionally. Maybe physically yes, emotionally no. मुझे ऐसा लगता है. हम्म, I ठीक है। don't know if और I put it properly, so. कोई बात नहीं, और कोई बोलेगा? बोलिए नंद कुमार जी, बोलिए। हाँ, सर एक मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा उनका रज जो है ना, वो ज्यादा कंज्यूम होने से या ज्यादा कांटेक्ट करने से उनकी आकर्षण शक्ति कम होती है, ऐसा मेरे को लगता है। हम्म, ठीक। आसमा जी बोलिए। हेलो सर। जी, मेरा यही ख़्याल है कि जिस तरह बाकियों ने कहा कि एक चीज़ जो कि ईज़िली अवेलेबल हो, उसकी इतनी अट्रैक्शन वैसे ही नहीं रहती।
और क्योंकि उसमें कोई फीलिंग भी इन्वॉल्व नहीं है। तो शायद यही वजह है कि मतलब इवन लोग जाते हैं पर वो अट्रैक्शन फ़ील नहीं करते वहाँ पे। लेकिन अब एक जो उनकी जहाँ पे उनकी फीलिंग होती है, जहाँ पे उनका लव होता है, उस औरत के साथ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है कि वो वहाँ पे मोहब्बत ज़्यादा है, लव ज़्यादा है रादर दैन कि सिर्फ़ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप। ये वही है ना कि आपका हस्बैंड कोई तोहफ़ा ला कर दे तो आपको सारी उम्र वो चीज़ आप सँभाल के रखते हैं। लेकिन ज्वेलर 1000 वो चीज़ें बेच रहा है लेकिन वो कोई किसी को कोई उसका वो नहीं है। ये एक एक अगर मैं ज्वेलरी खुद खरीदती हूँ उसकी वो वैल्यू नहीं जो कि मेरा हस्बैंड मुझे देगा क्योंकि फीलिंग और लव इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो इट्स मोर लाइक अ बिज़नेस नॉट अ रिलेशनशिप। और कोई बोलिए, आप सभी बोलिए, आपके सबके अनुभव हैं, आप सब अडल्ट हैं, आप कोई ऐसा नहीं है कोई बच्चा बैठा हो यहाँ पे तो आप नहीं बोल रहे हैं। आप अपना विचार रखिए ताकि मुझे पता चले ना आप कहाँ खड़े हैं, मैं देख पाऊँ आप कहाँ से आ रहे हैं। आप चुपचाप भी बैठे रहेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा आपके आपकी मन स्थिति क्या है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मेरे को आपको जानने का क्या उपाय है आपसे बातचीत करने के अलावा, बताओ। और बोलिए कौन है, जरा आइए अपने आप सामने। तीन तक गिनूंगा, अगर कोई ना आया तो दोबारा 3 तक गिनूंगा। ये गुरु जी तो प्रणाम। दिलनाथ जी बोलिए, हाँ बोलिए। जी, मेरा मानना है कि वो महिलाएं जो है कई लोगों के संपर्क में रहती हैं तो उनकी ऊर्जा कहें उसको ओरा कहें वो विखंडित रहता है। तो वो ऊर्जा का अभाव यानी अभाव सा हो जाता है, इसलिए वो उनमें अट्रैक्शन पावर नहीं रहती है, आकर्षण समाप्त हो जाता है, बिखर जाता है। हम्म, हम्म। अच्छा है, कोई और नहीं बोल रहा तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। लगभग जवाब, आधा जवाब आप सबने दे दिया है। जब एक महिला एक से ज्यादा पुरुष, एक से ज्यादा आदमी के संपर्क में आती है, या एक आदमी से अनेक बार संपर्क में आती है, तब भी उसको भी ध्यान रखना। ऐसे ही पुरुष भी है, जो एक पुरुष अनेक महिलाओं के संपर्क में आएगा, या एक पुरुष एक महिला से अनेक बार संपर्क में आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? दोनों ही स्थिति में दोनों का ही आकर्षण खत्म होगा। इसका मैं आपको उल्टा एग्जांपल देता हूं, एक बिल्कुल उल्टा। कई लोग हैं जैसे 60-70 साल के, दुनिया भर में फेमस हैं वो लोग, हर कल्चर से, हर इंडस्ट्री से आते हैं वो लोग, आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, और बहुत आकर्षित हैं, वो बहुत आकर्षक हैं, है कि नहीं है बताओ? ये हर कल्चर में आप नाम ले लो, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, है ना? कला से जुड़े हुए लोग बहुत आकर्षक हैं वो, चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में। उनकी 60-70 साल उम्र हो गई। ये बिल्कुल रिवर्स काम हो रहा है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ये बिल्कुल रिवर्स है, उसका बिल्कुल उल्टा है। जहां एक व्यक्ति, हाँ, एक महिला जब अनेक पुरुषों के संपर्क में आएगी तो अपनी एक मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना, उसकी जो ऑरा जिसे कहते हैं हम, वो खो देगी। अनेक पुरुषों के संपर्क में आ गया, ऐसे ही एक पुरुष भी अनेक महिलाओं में के संपर्क में आके वो अपनी एनर्जी को खो देगा। अब प्रश्न एक ये भी उठता है, क्या उसको वापस करने का उपाय है? क्या उसको रिवर्स करने का उपाय है? उपाय है। उपाय उसका क्या है? म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक, आर्ट, कला, इन सब का अभ्यास, और सबसे ऊपर ध्यान, योगाभ्यास। इसलिए योगी के चेहरे को देखो आप, योगी के चेहरे की शांति देखो आप, योगी के चेहरे का आकर्षण देखो आप। ऐसे कोई उम्र को आप भूल जाओगे देखते ही तुरंत, कितना आकर्षण उसमें लगेगा। ऐसी अनेक कहानियां भी आती है, मैं आपको बताया भी कहानी पहले, एक बुद्ध के समय की कहानी है। तो
एक वेश्या थी तो वो बुलाना चाहती थी एक भिक्षु को अपने पास। राजा खड़े हैं उसके बाहर लाइन लगा के, लेकिन एक भिक्षु को चाहती है वो कि मेरे पास रुके मानसून में, बारिश के मौसम में ये। तो उस भिक्षु ने बोला कि जब समय होगा सही तब आऊंगा मैं तेरे पास। फिर आगे जाके फिर कहानी ऐसे बढ़ती है आगे, फिर कभी कंटेक्स्ट में बताऊंगा आपको। ऐसे अनेक वेश्याओं का भी इतिहास में वर्णन है। एक और वेश्या थी बुद्ध के समय में, बहुत मशहूर थे, नाम था उसका आम्रपाली, नाम था उसका। एक जीसस के समय में वेश्या थी एक बहुत मशहूर, मैरी मैगलेन नाम था उसका। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो सुना होगा आपने। तो उनका यही है कि जो एक महिला अनेक पुरुषों के संपर्क में आएगी, या एक महिला एक पुरुष के संपर्क में अनेक बार आएगी, इसको भी ध्यान रखना। ऐसे मत समझना कि मैं तो शादी कर ली, मैं तो एक पुरुष है मेरे पास, तो एक आदमी है मेरे पास, तो मेरा पति। तब भी वो एनर्जी लूज होगी अगर आप ध्यान नहीं करोगे, अगर आप योगाभ्यास नहीं करोगे, अगर आप स्वयं की सेवा नहीं करोगे। इसका रिवर्स करने का उपाय है कि हम ध्यान अपने ऊपर लगाएं। इसीलिए तो खैर हम तो इंडियन हैं, हम तो काले गोरे के ही चक्कर में फंसे रहेंगे जिंदा रहने से मरने तक। तो सांवले और काले और गोरे होने की बात नहीं है इसमें, चाहे आपका रंग कैसा ही हो, लेकिन जिसमें आकर्षण की बात कर रहा हूं ना, वो बियॉन्ड वर्ड्स है। वो आप उसके आकर्षण को महसूस कर जाएंगे तुरंत किसी का चेहरा देखेंगे तो। आप कभी कभी किसी का चेहरा देखे तो नजर हटती नहीं है, देखो है ना, कितना आकर्षण है ना चेहरे पे। किसी किसी का चेहरा देखे अरे मैं तो इसको बहुत सुंदर समझता था, अभी देख तो कैमरे में, अभी तो टीवी में बहुत सुंदर लगता था। ऐसे ऐसे भी हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जो टीवी में फिल्मों में काम करते हैं। मैं कहा ये तो बहुत अलग दिखते हैं कैमरे में। तो मेरे को तो खैर पता है कैमरा कैसे काम करता है, मैंने तो एक फिल्म में भी काम किया हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं कभी। बताया मैंने आपको? नहीं बताया ना। एक फिल्म में काम किया हुआ है, उसमें भी यही काम कर रहा हूँ जो आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसे ही उनको एक इंडियन चाहिए था, मैं कहा चलो बैठ जाएंगे हम। तो उसकी एक क्लिप पड़ी भी हुई है मेरे पास वो, लेकिन शेयर करूंगा नहीं आपके साथ। क्या करना है मैंने हीरो बन के, हैं? लेकिन वो एक्ट्रेस बहुत फेमस है अब, वो लड़का भी बहुत फेमस है। उस टाइम नए नए आए थे वो, अब वो बहुत फेमस हो गए हैं दोनों। वो लड़की मेरे पास आती रही पहले 2 हफ्ते तक सीखने के लिए, क्योंकि उसको ऐसे ही वो रोल था उस फिल्म में। चलो खैर, ये अब जो असल जिंदगी में आपके सामने आएगा, आप तो कहोगे आकर्षण तो खत्म हो गया सारा, वो तो कैमरे की देन थी जो भी मेरे को अभी तक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तब आप समझ पाओगे कि ये कुछ और है जादू। आपने अनेक घटनाएं ऐसी सुनी है ना। अभी एक ताइवान में एक लगभग 10 साल पहले एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था। एक आदमी था 65 साल का, एक लड़की थी 16 साल की। उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। वो लड़की का बाप का दोस्त था, ये उसका आकर्षण है। वो टीचर था या कुछ था। उसकी जब फोटो देखी मैंने उस आदमी की, तो उसमें सच में उसमें आकर्षण है, आकर्षण है उस आदमी के चेहरे में। अब तो वो आउट हो गया, गुजर गया बेचारा। अब वो लड़की लेकिन बहुत सारे मेंटल और डिसऑर्डर का भी वो है, ऐसे मेरे को न्यूज में सुनने को मिला, बताया लोगों ने। ऐसा बिल्कुल उल्टा भी होता है। आप देखते रहो कि कितने मैं एग्जांपल दूं आपको, आप अपना मुंह खराब कर रहे जाऊं ऐसे नाम लोगों के नाम लेके भी और एग्जांपल देके भी। लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको दिखने में आता है क्या बात कर रहा हूँ मैं। जब एज का एक बहुत बड़ा गैप होता है, 50 साल का भी गैप हो जाता है कभी कभी, वो इसी आकर्षण का परिणाम है, इसी आकर्षण का। कि जब आपने अपनी एनर्जी को संजो लिया, जब अपने अपनी एनर्जी को बचा लिया ना, तब आपका वो अंदर से ज्योति जलनी शुरू होगी, अंदर से वो दिया जलना शुरू होगा।
और मेडिटेशन और ध्यान में भी इसके कुछ उपाय हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आसान प्रैक्टिसेस हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अकेले रहना। ठीक, जितना आप अकेले रहेंगे आपका आकर्षण बढ़ेगा, जितना आप परिवार में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहेंगे आकर्षण कम होगा, घटेगा। उसके बाद है शांत रहना, साइलेंस रहना, चुप रहना। जितना आप चुप रहेंगे उतना आपका आकर्षण घटेगा। फिर उसके बाद जितना आप ध्यान लगाएंगे उतना आकर्षण बढ़ेगा। तभी तो ध्यानी के ऊपर कुछ नहीं है, ध्यानी के ऊपर कोई नहीं है। देखो, चाहे आप कितने भी संगीत कर लें, लेकिन कला का अभ्यास कर लें, संगीतज्ञ भी बोलता है ना ऐसे कि म्यूजिक इज अ मेडिटेशन, बोलता है कि नहीं बोलता? हम वही तो कर रहे हैं, उसी की तो बात कर रहे हैं, हम ध्यान ही तो कर रहे हैं। आप म्यूजिक के माध्यम से उसके आ रहे हो, आपकी एक सीढ़ी बढ़ गई, आपने एक स्टेप पे ज्यादा पैर रखा। हम तो ध्यान पे ही बैठे हुए हैं, हम तो ध्यान के आसन पे बैठे हुए हैं। हम तो थोड़ा आप ज्यादा निकट हैं, आपको थोड़ा प्रयास कम करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर यहाँ से बहुत सारे टॉपिक खुलते हैं, बोलता चलूंगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर लेडीज ओनली का जो ग्रुप है उसमें थोड़ा इसमें डिटेल में बात करूंगा दोबारा से, अगर कभी मेरे को अगर कंटेक्स्ट लगा तो। कविता जी, आप नहीं आए उस ग्रुप में, क्लास में नहीं आए, क्यों क्यों नहीं आए? आपको परेशानी है किसी से क्या? कोई तंग कर रहा है आपको उस ग्रुप में क्या? बताओ। नहीं गुरुजी, मैं किसी को नहीं जानती। मैं अभी थोड़ी साइलेंस में हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। आऊंगी। ठीक। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न किसी का? तो कंक्लूजन आज की बातचीत का वैसे यही है कि जिस पे विवाद चल रहा है, बजाय कि उस पे विवाद करने के, हमारे समाज को उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई लड़की बजाय कि ये बात बोले कि लिविंग में रहना ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं, कोई लड़की या कोई लड़का आके उसको डिफेंड करे। बट इस बात को समझना चाहिए कि इसका मूल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि दोनों पक्ष ही नहीं अनभिज्ञ हैं इससे। जिसने बोला वो भी नहीं जानता, जिसने सुना वो भी नहीं जानता। यही प्रॉब्लम है सारी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, लेकिन आप अगर आप मुझे बोल दो कि प्रूव करके बताओ, मैं नहीं प्रूव कर पाऊंगा शायद, क्योंकि ये बात समझने की है ना। मिर्ची का स्वाद तीखा है, मैं कैसे प्रूव करूंगा? आप जब खाओगे तो चल जाएगा ना पता आपको अपने आप ही। आप भी तो इस समाज में रहते हो, आप भी तो यहाँ इस समाज का हिस्सा ही हो। तो आपको एक बात बताऊंगा तो आप समझ जाओगे तुरंत। बाजार से सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाला बोलता है 70 रुपए किलो, आप बोलते हो 60 रुपए दे दो। समाज का हिस्सा है, समाज में आमतौर पे ऐसा व्यवहार होता है। जी बोलिए, निखिल जी बोलिए। जय श्री रामचंद्र जी। गुरु जी, हम्म। गुरु जी यही पूछना था जी, ये मतलब अपना चार्म बढ़ाने के लिए कोई अगर स्पेसिफिक कोई मतलब हो जी, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई आसन, तो जी वही पूछना है। हालांकि मैंने बता दिया है उसको, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक होके अगर बताऊं मैं, जी संध्या काल में, संध्या का समय है ना जो सुबह का और शाम का, उसमें चुप रहें, बस मौन रहें। जो बकबक करना शुरू कर देगा ना सुबह से लेकर रात तक, वो भी एनर्जी खो देगा अपनी। मैंने आपको मौन का जिक्र किया पहले, लेकिन मौन का भी ये जो समय है ना, सारा दिन चूक जाना, लेकिन ये समय मत चूकना। ऐसे जैसे एक आदमी मेरे पास आया था, अभी मेलबर्न में मैं रहता था जब, तो बोला मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, फास्टिंग तो मैं भी बहुत करता हूँ, थोड़ा बताओ जरा इसके बारे में डिटेल बताओ। कहता है गुरुजी देखो, झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मैं ड्रिंक रोज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसमें झूठ क्या बोलने की बात है? कहता है ड्रिंक रोज करता हूँ मैं, और
8 बजे तक लेकिन मैं पी लेता हूँ, जो भी पीना है मैंने खत्म कर लेता हूँ खाना पीना। उसके बाद फिर 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। मतलब रात को 8 बजे वो खा के सो गया, फिर सुबह 8 बजे फिर दोबारा खा लेगा। वो रात के सोने के इस समय को इंटरमीडिएट फास्टिंग मान के चल रहा है वो। मैंने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे माना जाए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया। बताओ, ऐसे तो रोज ही करता हूं मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग 10 घंटे के लिए तो कम से कम, बल्कि 12 घंटे के लिए नेचुरली। शाम को खाना खाता हूँ 6:30-7 बजे, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे खाता हूँ, तो 11-12-13 घंटे की नहीं हो गई। आपने शरीर को जब कुछ कष्ट ही नहीं दिया तो कैसे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको? ऐसे ही जब संध्या काल में आप मौन होंगे, जब चुप होंगे, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोलिए रोज मैं चुप हो जाता हूँ 8 घंटे के लिए, जब सो जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसी चालाकियां नहीं चलेंगी। आप जागृत हों, आप सुबह जल्दी उठ जाइए, बिस्तर जल्दी छोड़ दीजिए और मौन को धारण कीजिए। अपने अखबार को, फोन को, कंप्यूटर को, टीवी को बंद रखिए। कुछ भी करिए, घर के बाहर झाड़ू लगाइए, थोड़ा बहुत गमले गार्डन है तो उनके देखभाल करिए, पार्क में छत पे कहीं घूमने चले जाइए, कुछ भी करो, मौन रहो, एकांत रहो, अकेले रहो। उस एनर्जी को दोबारा से संजो सकते हो, दोबारा से ला सकते हो, दोबारा से इकट्ठा कर सकते हो। दोनों ही, महिला भी पुरुष भी ऐसे करेंगे तो। इसलिए तो बहुत हमारे सुषुम्ना का यही तो रहस्य है। जब सुषुम्ना चलेगी आपने संसार के दरवाजे बंद कर देने, आपने कोई आपने कुछ डिसीजन मेकिंग का काम करना नहीं है आपने। क्या कारण है उसका? यही तो है, वो कह रही है कि विज्ञान के आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इस समय बहुत बात कर ली आगे पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इसको मत खो। अब एक और बात भी है, जैसे एक हमारे हिंदी में एक वो भी है ना, एक भजन सा, एक गीत सा भी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब काहे सोवत है, जो सोवत है सो पावत है, जो ऐसे खोवत है, ऐसे है ना? नहीं सुना क्या? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे है वो भजन, बताओ किसको आता है तो? जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, ऐसे है ना? जो सोता है तो वो खो जाता है, जो जाग जाता है तो वो पा जाता है। वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं वहां पे। फिजिकल हेल्थ की अगर बात करनी होती तो ऐसी संसार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पोल्यूशन जीरो है बिल्कुल। चाहे वो सुबह 10 बजे भी सो के उठोगे आपको, तब भी आपको फ्रेश हवा ही मिलेगी। पोल्यूशन की समस्या से तो हम जूझ रहे हैं ना यहाँ पे। हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी पोल्यूशन है, लेकिन दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आप 10 बजे भी उठोगे तब भी आपको उतनी ही फ्रेश हवा मिलेगी जितनी आपको सुबह 5 बजे मिलेगी। तो ये हवा की बात नहीं है, ये उस समय की संध्या काल की एनर्जी है, जब सनराइज हो रहा है उस समय की एनर्जी है। हाँ बोलिए जस्सी जी, बोलिए। नहीं आवाज आ रही है आपकी। मोहित जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, एक व्यक्ति अगर अपना ऑरा को और मजबूत करना चाहे और एनहेंस करना चाहे तो कैसे कर सकता है अपने ऑरा को? यही बता दिया मैंने, और उपाय उसका बता देता हूँ। जो अभी तक बात बता रहा हूँ मैं उसी की उपाय है उसका। आंख बंद करके बैठो, जितना आंख बंद करके इतना ही, तभी तो कठिन है आंख बंद करके बैठना, बताओ। नहीं तो क्या मिल रहा है आपको आंख बंद करने से, बताओ मेरे को। क्यों है आंख बंद करके कठिन बैठना? कठिन क्यों है ये इतना आंख बंद करके बैठना? बच्चे को आप बोलो आंख बंद करके बैठने के लिए, बच्चा ऐसे बंद करता है, इतनी शक्ति लग रही है उसको, पूरा दबानी पड़ती है आंख। बच्चा कभी आम साधारण रूप से आंख बंद कर ही नहीं पाएगा। आप तो शक्तिहीन हो गए, आप तो आधे मरे हुए हो, आप कहते ही आंख बंद कर लेते हो बिल्कुल आराम से। इतना अंतर है ऊर्जा में, इतना अंतर है एनर्जी में, समझ रहे हो इस बात को?
आप अभी तो आंख बंद करना तो सीखो, आंख बंद तो करो। एक मेरे को यहाँ पे मिले एक आश्रम के महंत, मेरे को बोले वो अकेले में, कहते हैं सुमित जी मेरे से बड़े हैं उम्र में, 65 साल उम्र है उनकी लगभग। कहते सुमित जी मैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूँ आंख बंद करके, 1 मिनट भी आंख बंद नहीं होती। मैंने कहा महाराज जी अब क्या बताऊं आपको, क्या बोलूं मैं, अब निशब्द कर दिया मुझे। और ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, इनके यहीं पे रह रहा हूं मैं अब बीच में दिन रात। 65 साल का वो व्यक्ति जो सन्यासी है, सन्यासी जैसे कपड़े ही पहनता है, या सब लोग, और भक्त बहुत हैं, 200 250 500 लोग भक्त हैं। चांदी के बर्तनों में पैर धोने वालों की कमी नहीं है उनके, और वो अकेले में ऐसे बोलते हैं कि एक मिनट भी आंख बंद नहीं होती। कितना दिखावा कर लोगे आप बाहर, कितना कहाँ चले जाओगे फिर वैसे, आप बताओ। फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताए, मैंने कहा ऐसे ऐसे करो आप, फिर आपका टाइम बढ़ेगा, आंख बंद करने का टाइम बढ़ेगा। मैंने कहा एक दिन तो आंख बंद होगी, दोबारा खुलेगी नहीं, लेकिन उसके पहले भी आंख बंद करके आप थोड़ा अभ्यास कर लो। शुरू में तो मेरे को सब बच्चा समझते थे ऐसे, वो कुर्सी पे बैठते थे, मैं खुद ही जान के फर्श पे बैठ जाता था, लेकिन अब कुर्सी खाली करवाते हैं मेरे लिए, अब कुर्सी मंगवाते हैं मेरे लिए, जब उनको पता चल गया मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तो शुरू में वैसे ही विनम्रतावश, फर्श पे बैठ जाए, वो बैठे हैं, चलो बड़े हैं तो उम्र में भी बड़े हैं और सब तरह से ही बड़े हैं। जब उनको बातचीत करके पता चला, अब उनको लगा अब नहीं बैठना चाहिए मुझे फर्श पे, ऐसे है। तो तभी तो इतनी हिम्मत तो आई, कम से कम अकेले में ही बोले, लेकिन बोले तो समस्या तो बताई। अब और क्या समस्याएं बताई, ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है। अब एक मेल ओनली ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें उनके साथ शेयर करूंगा फिर, लेकिन मेल ओनली ग्रुप के लिए मेरे को कोई अभी एलिजिबल एडमिन मिल नहीं रहा उसके लिए ना, उसको मैनेज करने के लिए। जैसे छाया जी ने तो मैनेज कर लिया इसको, वेल मैनेज कर लिया। कल एक मैसेज लिखा उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा, वेरी वेल राइटिंग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लिखा छाया जी। आइए छाया जी आज के नहीं आई है यहाँ, नहीं आई, चलो, लेकिन बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। बाकी लोगों को इनवाइट करने के लिए जैसे भेजा ना मैसेज, तो ये है, आंख बंद करना भी कठिन है, आप आसान मत मानना इसको। कठिन है मतलब उसका फल है, उसका रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है उसका। और बताइए कोई प्रश्न किसी का? कोई नहीं, सब सन्नाटा हुआ है, कुछ नहीं आ रहा समझ किसी को, क्या बात करिए आज, कुछ पल्ले नहीं पड़ा किसी के, तो कैसे पूछे कोई, बताओ। समझ भी तो आना चाहिए। गुरुजी आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत सेंसिटिव था और इस तरीके से कभी सोचा नहीं था। मैं अगर अपने अनुभव से कहूँ तो इस तरीके से कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपने जो ये ज्ञान दिया है ये हमेशा हमें याद रहेगा कि हाँ हमें किस तरीके से चीज़ों को संयम में लेके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एक और बात मेरे को अभी याद आ गया, अभी एक और बता दूं बात मैं आपको। आमतौर पे लड़कों में ऐसी आदत होती है, ये पुरुषों में ऐसी आदत होती है, हर एज ग्रुप में ऐसी आदत मैंने देखी है। हर आती जाती लड़की पे कमेंट करेंगे, चाहे वो चुपके से करें। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं लड़की कोई गुजर रही है तो उसको बोलेंगे कहाँ जा रही है, क्या खाया था, क्या पिया था, ऐसे नहीं। जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, लड़की वो दूर से गुजर रही है तो आपस में उसके बारे में खुसर खुसर करेंगे, बात करेंगे।
मेरे को पता नहीं लड़कियों में ऐसे है कि लड़कियों में नहीं है ऐसे, लड़कों को देख के नहीं है, कम से कम ऐसा होता है क्या? लड़के लेकिन करते हैं ऐसे, ये भी नहीं, ये भी गलत आदत है बहुत, इसको भी। और ये हर कल्चर में है, ये वेस्ट में भी बहुत है, ये हमारे एशिया में भी बहुत है, सब जगह पे है। अगर एक दोस्तों का, लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, एक लड़की गुजर रही है, तो उस पर वो कमेंट करेंगे, उस पर कमेंट कुछ करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अगर आप में से भी किसी की ऐसी आदत है तो इस आदत को सुधार लो। एक और भी मैं इसका उपाय आपको पहले बता चुका हूं कि आंख आंख नीची करके चलो, आंख झुका के चलो। जितना आप दुनिया को देखना चाहोगे ना, जितने लोगों से आंखें मिलाते जाओगे, वो एनर्जी आपकी कम होगी, उससे बढ़ेगी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अपने ईगो पे ले लेते हैं इस बात को, मैं बहुत अलर्ट हूँ, जब मैं चलता हूँ तो मैं बहुत अलर्ट हूँ, हर जगह मेरा ध्यान है। ठीक है, आप कार चलाते हो तो इतना ध्यान रखना चाहिए, स्कूटर चलाते हो तो इतना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब आप पैदल चलते हो तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उससे भी एनर्जी सेव होगी, उससे भी आपका ऑरा क्रिएट होगा। ऐसे समझे इस बात को। हाँ बोलिए, अब कविता जी बोलिए। गुरुजी, मुझे लगता है नॉर्मल बॉयज men are fine, you know, maybe societal it is like that, they have to comment on every girl, woman, whatever it is. लेकिन हमने देखा कि साधु संत भी हमेशा they speak about women only, you know, what they should do during their menstrual cycle or they shouldn't do. मुझे लगता है they should, you know, wash their hands off and do what they have to do. We women know, I think, what we need to do. अभी हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। आई फील, मुझे महाकुंभ में भी जो इंटरव्यू हुए थे ना साधु संत के, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू ओनली स्पीक अबाउट वुमेन। आई वाज लाइक, व्हाई आर दे स्पीकिंग अबाउट अ वुमेन, हर बॉडी, हर व्हाटएवर इट इज, उनको छोड़ दो ना उनके हाल में। नॉर्मल पीपल एटलीस्ट द सोसाइटल ऐसे सिखाते हैं, बचपन से देखा है, और मेन, अदर मेंस दे हैव सीन डूइंग दैट। सो साधु संत दे शुड बी लिटिल हायर, राइट? मुझे ऐसा लगता है। जो दिल में कांटा चुभा हुआ है उसको कैसे भूल जाएं, उसको कैसे छोड़ दें? जो कांटा चुभा हुआ है उसकी चुभन कैसे निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना। उस कांटे को निकाल के उसका उपचार करना पड़ेगा, उसमें कई हफ्तों, कई महीनों का समय लगेगा, तब जाके वो घाव ठीक होगा। अगर 2, 4, 5, 10 साल में भी ठीक हो जाए तो भी आप बहुत एहसान मानना, बहुत भला मानना। अब यहाँ पे क्या है, इन लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन में जो एक बार इन्होंने कुछ कर लिया ना, कुछ टाइप कर लिया या कुछ देख लिया, उसको बंद करते ही वो खत्म हो जाता है, वो सब उड़ जाता है। अब कई लोगों ने यहाँ पे मेरे को अपने फोन दिए हैं कुछ काम करने के लिए, तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या क्या देखता हूँ उनके फोन में। इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द मैं बोलूंगा, इट्स डिस्कस्टिंग। और वो मुखौटा ओढ़ के, वो पर्दा पहन के मैं नहीं काम करना चाहता, मैं नहीं उस राह पे बढ़ना चाहता आगे। इसलिए मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ हर बारे में। हालांकि ये बात सच है कि मैंने आपको अपने खुद के लाइफ के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो मैंने सब बातें उसके लिए रखी हुई हैं, जब आपके साथ मैं चाय पीऊंगा तब आपके साथ बात करूंगा। आप जो भी बात पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे भी तो रखने चाहिए ना जो, जिसपे हमने अभी तक एक बार भी बात नहीं करी है। मेरे को कोई ऐसी नहीं है प्रॉब्लम कि मैं कुछ बात अपने बारे में छुपाऊं, या ऐसी कोई ईगरनेस नहीं है मैं आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताऊं, लेकिन ऐसा मुखौटा ओढ़ के मैं नहीं चला हूं कभी भी जीवन में, ना ही चलना चाहता हूं। अभी तक
मेरे दोस्त भी कभी मेरे से बात करते हैं ना, मेरे साथ जो पढ़ने वाले मेरे दोस्त हैं, जो 20-25 साल से मेरे को जानते हैं, उनको भी ऐसे ही बोलता हूँ मैं कि जिंदगी ऐसी जी है जैसी या तो तुमने टीवी में देखी होगी या सपने में सोची होगी सिर्फ। क्या प्रॉब्लम है उसको स्वीकार करने में भी? कांटा नहीं चुभाया ना कम से कम। अब वो नहीं बात करे, बंद करेगा कोई बात करना। अब मुसलमानों में भी देखो यही है, महिला को ऐसे बुर्का पहनना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको स्कूल बंद कर दिया, उसको सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि महिला तो 50% है ना सोसाइटी की। 50% को कैसे छोड़ देंगे? अगर सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, पुरुषों के बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ 50% है उनके पास। फिर तो आप देखो, अगर महिला के बारे में बात करेंगे तो बात करने के लिए कुछ है ही वो तो। और दूसरा तो महिला तो सप्रेस है, हजारों सालों से ही सप्रेस किया हुआ है, दबाव किया हुआ है, दमन किया हुआ है। तो उसके बाद अभी तो तभी तो इसलिए तो ये सारे बहुत चुटकुले बन गए, ये सब बातें बन गई कि महिला जो है बुद्धू होती है, ट्रैफिक गाड़ी चलानी भी नहीं आती उसको, कुछ भी ऐसा करना नहीं आता। ये सब चुटकुले इसलिए तो बने हुए हैं क्योंकि महिला के डीएनए में आ गया ये। बहुत सालों से जब दबाव दमन करके रखा गया, उसका सप्रेस करके रखा गया, तो उसका दिमाग ऐसे ही हो गया फिर उसका। अब आप अपनी बेटियों को थोड़ा एजुकेट करोगे, अपनी बेटियों को थोड़ा आप सपोर्ट करोगे, तो उनकी 3-4 जनरेशन के बाद वो बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी दोबारा से। आप जितनी बेटियां हैं तो उनको आप ऐसे आप अपना योगदान दे सकते हो। ऐसे नहीं सोचना आज तो गुरुजी ने बता दिया बेटी जवान होती है, माँ बूढ़ी होती है, आज से इसकी एक रोटी बंद है, एक रोटी कम दूंगी इसको आज मैं। उसको प्यार देना है उतना। ये तो मैंने अंदर की बात बताई है जो आपको कभी महसूस भी नहीं होगी। तो वैसे तो देखो, नालायक निकले तो कोई बेटा कोई बेटी का भाव नहीं करता कोई, है ना। तो बेटियों ने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है, कोई बेटों ने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। सब जगह ही हो सकता है वो तो। जैसे मैं जब पढ़ता था आपको बताऊं, तो मैं अपने अपने लेवल पे मैंने दिमाग में एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन सोचा। मैंने कहा गुरुजी से ये पूछना है जरा। संस्कृत तो मैं पढ़ता ही था, मैंने कहा ये पूछना है प्रश्न, बहुत दिनों से दिमाग में रखा हुआ मेरे लेवल पे। मेरे 17-18 साल का था मैं, मेरे लेवल पे वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था वो। मेरे वो क्वेश्चन ये था, हु इज मोर इंटेलिजेंट, मैन और वुमेन? मेरे लिए तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था ये। मैंने कहा इससे अच्छा तो क्वेश्चन मैं आप दिमाग में पैदा कर ही नहीं सकता कभी। मैंने अपने गुरु को पूछा था, गुरु जी जो थी उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंसी हैज नथिंग टू डू विद मैन और वुमेन, इट कैन बी एनीवेयर। जो गुरु मुख से जो शब्द निकल सकते थे वही निकले। इसलिए अभी आपको बोला कि अभी जब फीमेल ओनली की क्लास होगी दूसरे लेडीज ग्रुप की, उसमें हम थोड़ा सा दोबारा थोड़ा चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन कविता जी तो उस ग्रुप में है नहीं, कोई बात नहीं, फिर हम ही कर लेंगे बात आपस में। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सोसाइटल चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने बताया या और भी हमारे साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही कि लड़के कमेंट्स करते हैं या लड़कियां कमेंट करती हैं। तो मेरा मानना है गुरुजी, एक तो जो यंग एज में आ रहे हैं, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें समाज में कहीं चीज़ें मिलती नहीं। जो अशिक्षित हैं, अशिक्षित से मेरा मतलब है गुरुजी जो आप गुरुजी हम लोगों को सिखाए हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब से गुरुजी मैं आपके सानिध्य में आया तो मुझे पता चला कि एक और डायमेंशन है देखने का। एक मून एनर्जी है, एक सन एनर्जी है। हम उस डायरेक्शन से, उस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को देख सकते हैं कि यार वो फेमिनिन एनर्जी है, हम मैस्कुलिन एनर्जी हैं। अब बहुत इनिशियली गुरुजी कोई 15-16 साल के बच्चे होंगे, शायद उन लोगों को ये सब बातें पता ही नहीं है या वो अशिक्षित हैं इन सब चीज़ों में। ABCD और वो फिजिक्स के क्वांटम तो सबको मालूम है या थोड़ा बहुत जो भी आइडिया है, लेकिन शायद मुझे सब लगने लग गया है जो समाज में चीज़ों की ज़रूरत है वो आप जैसे गुरुजन की है कि ये कोर्स में होना चाहिए कि भाई आपकी एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मून है, एक सन एनर्जी है। शायद उस डायमेंशन से चीज़ों को जब लोग देखना शुरू करेंगे तो जो उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उस उम्र में, या जो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है या ज़्यादा आकर्षण हो रहा है,
वो सही दिशा में शायद जा पाएगा। क्योंकि अब ये सारी विद्याएं तो गुरुजी जो मेन पढ़नी चाहिए हम लोगों को, या योगा होना चाहिए जो क्लास में होना चाहिए, वो तो है नहीं। हाँ, जैक एंड जिल या मतलब ये सब चीजें हैं गुरुजी। शायद हमारा जो समाज है भारतीय का जो इतिहास रहा होगा, मुझे लगता है पहले गुरुजी यही सब चीजें सिखाई जाती होंगी गुरुकुल में। भाई आप लोगों को ये पढ़ना है, आप लोग को सूर्य क्रिया सीखनी है, या आप लोगों को सूर्य प्राणायाम करना है, या सूर्य नमस्कार करना है। अब वो सब चीज़ें गुरुजी विलुप्त ही हैं, है तो नहीं ये सब चीज़ें कहीं पे भी। बहुत कम ही लोग समाज में हैं, जबकि ये सब निकला भारत से ही है, पर भारत के ही लोग इससे बहुत दूर हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा ये गुरुजी ज़रूर है कि आकर्षण और इन सब चीज़ों में लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। और थोड़ा अगर उनका डायमेंशन बदल जाए सोचने का कि हाँ भाई ये मतलब इट्स जस्ट एन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, हम एक सन एनर्जी है, तो शायद मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। उसमें मैं दोष नहीं दूंगा किसी लड़के का या किसी लड़की का, अगर उन्हें थोड़ा सा सही दिशा दी जाए तो वो हो सकता है, और वो आप जैसे अच्छे गुरुजन की वजह से ही मिल सकता है। जो मेरा परसेप्शन बदला गुरुजी, मैंने अपनी बात बताई। धन्यवाद। देखो, आप इस बात की चिंता ना लो कि ज्यादा लोग होने चाहिए या ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि समाज में एक वर्ग वो बहुत छोटा ही होता है जिनको सही बात पता होती है, हमेशा से ही ऐसा रहा है। अब आप देख लो 120 में से आप कितने लोग हो यहाँ पे, 20 भी नहीं हो, है ना? तो कितना परसेंटेज कम हो गई आप सब में से भी। तो उसको सुनने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना, उसको सुनने के लिए भी तो दम चाहिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, नहीं तो आप उसको सुन भी नहीं पाएंगे। हमारे ग्रुप में यहाँ पे थी एक नीता जी, उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हुई, उन्होंने कहा गुरुजी आपके साथ मैंने सेशन करना है 1-to-1। फिर मैंने कहा आ जाओ मैदान में, मैं तो तैयार हूँ। फिर बोले कि कितने पैसे, मैंने कहा पैसे जो आपका मन करे, आपको तो अभी इतने दिन तक पढ़ा दिया, अब आपसे थोड़ी रेट बताऊंगा, जो आपका मन करे आप दान कर देना, ऐसे बोला उनको। फिर उनकी भतीजी के बेटी, बहन की बेटी को क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं ना, उनकी बहन की बेटी, वो उसको बोले उसको भी थोड़ी हेल्प चाहिए, उससे भी मैंने बात की, उससे भी एक क्लास की 1-to-1। फिर अब नीता जी ग्रुप छोड़ के चली गई, अब उनकी भतीजी ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो क्या करूँगा? अब जो बात बोलूंगा उसको सुनने के लिए भी तो दम चाहिए ना। फिर आप 1-to-1 में बात तो मेरे से करना चाहते हो, लेकिन उसको मैं जो बोलूंगा फिर आपको दम है उसको सहन करने, उसको होल्ड करने के लिए? फिर जो एक बांध का आप पानी खोल दोगे फिर वो सब बहाता हुआ चला जाता है, फिर वो डिस्ट्रक्शन करता है फिर वो। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा ऐसे अपने मूड में आ गया। मैंने सोचा 1-to-1 के लिए जो आया है, जो बात करना चाहता है, उसकी समस्या गंभीर है, वो सच में ही वो समाधान चाहता ही है। मैं तो ऐसे भाव था, नहीं तो मैं बताऊं बहुत लोगों ने मेरे को बोला है अभी तक, बहुत लोगों ने, गुरुजी बस आप ये बता दो कितने पैसे आप लोगे, मेरे को 1-to-1 सिखा दो। मैंने कहा मैं सिखाता ही नहीं 1-to-1, इतने मेहनत एक आदमी पे करूं, मैं ग्रुप में भी वही बोलूंगा बात, वही लाभ मिलेगा उसका भी। लेकिन मेरे को भी लग गया ये तो आज जो है नचिकेता की प्राप्ति हो गई, मुझे शिष्य की प्राप्ति हो गई, ऐसे लगा एकलव्य मिल गया कोई। लेकिन मेरे को क्या पता वो भागी गई छोड़ के, फिर तो नहीं पता चलता ना, अब क्या करें। अब मेरे को भी इसलिए थोड़ा अपने आप को मैं थोड़ा कंट्रोल करके चलता हूँ कि आराम से बोलना है, थोड़ा पैम्पर करके बोलना है, थोड़ा पुचकार के लाड करके बोलना है, ऐसे। अब आपको भी सच बातें सारी एक बार में बता दूंगा तो आप भी भाग जाओगे, आपको भी रोका हुआ है, बचा के रखा हुआ है, इसे भी ध्यान रखना। अब स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, इसको कोई झेलना कोई आसान है क्या? इसको कोई सुनना भी आसान है क्या? आप बताओ। मैंने 2 एग्जांपल दिया आपको, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने वो तो ग्रुप छोड़ दिया अभी कुछ दिन पहले ही, जानती है कविता उस ग्रुप में है। गुरुजी ब्लॉक तो उसके कंप्यूटर में हुआ है ना, हाँ, हम चिंता नहीं करेंगे। हाँ। वो जो जिसको चाहिए वो करेगा।
तो मैं ऐसी हूँ कि मैं इतना टेंशन, कोई ब्लॉक करेगा तो हमें क्यों टेंशन होना चाहिए वैसा। लेकिन देखो, ये भी एक अलग टॉपिक है वैसे, फिर मैं इस पे दोबारा अलग से बात करूंगा कि स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ, बात करता हूँ इस पे। जो पेन ऑफ रिजेक्शन है ना, जो वो बहुत बड़ा होता है। वो पेन और रिजेक्शन क्यों होता है और कैसे उसको डील करें, कैसे टैकल करें, ये उसमें है क्या। लेकिन वो तो बहुत छोटी है ना, शी इज इन आई थिंक अराउंड 20 के अंदर होगी, तो आपने जैसे बताया वो तो जेन जी है गुरुजी। नहीं 30, चलो जो कोई बात नहीं, चाहे एज कितनी भी हो, लेकिन मैं अपने आप से सबको छोटा ही मान के चलता हूँ जब मैं इस गद्दी पे बैठता हूँ तो। नहीं, मेरे घर में दो अनमोल रतन है, तो मुझे आप मालूम है आप जेंजी रिलेट क्या कर है। पा रहे हो, हाँ आप रिलेट कर पा रहे हो। जेंजी क्या है, तो इतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं है, हाँ। तो इसलिए। नहीं, आप तो चलो माँ हो, आप तो कोई बात नहीं, आप तो अनेक डायमेंशन से उनको कंट्रोल करते हो ना। लेकिन मैं जब इस गद्दी पे बैठता हूँ तो मैं फिर नहीं परवाह करता कि मेरे सामने कौन कितनी उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर इस बात को ही मैं सोचता रहूंगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं काम कर पाऊंगा अपना, मैं सिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो ये भाव तो खत्म करना ही पड़ता है। और अगर मैं यही विचार लाता रहूंगा मन में कि आप महिला हो, पुरुष हो, कोई लड़की बैठी है मेरे सामने, उसको मैंने क्या बोल दिया, और कोई आदमी बैठा है मैंने उसको क्या बोल दिया, तो मैं फिर ऐसे तो नहीं चल पाएगा कुछ भी। एक लड़की आती थी एक बार, मैं जगह क्लास ले रहा था, वो बच्चे योगा टीचर बन रहे थे, प्रीति था उसका नाम, प्रीति। तो मैंने 2-3 बार प्रीति का नाम ले दिया। प्रीति गलत कर रही थी कुछ, प्रीति ठीक कर ले, प्रीति कर ले, मेहनत कर ले। प्रीति कहती है गुरुजी आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने कहा अब भी तो नहीं पड़ा था, अब तूने पढ़वा दिया पीछे। फिर उसको समझाया 5 मिनट 10 मिनट उसने और वेस्ट किए। फिर एक और लड़की बोली ऐसे एक बार कि गुरुजी लड़कियों से तो ऐसे मत बोला करो। फिर मैंने कहा चल तू भी आ जा, अब तेरे से ही मैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। फिर उसको मैंने समझाया, फिर मैंने कहा अगर अपने आप को लड़की मेरे को आदमी समझ के यहाँ पे आएगी फिर तो नहीं कुछ सीख पाएगी कुछ भी। ये तो अपने पापा और अपने भाइयों के साथ करियो ये व्यवहार कि मैं लड़की हूँ, अगर कुर्सी उठाने के लिए बोला ये तो मेरा भाई ही उठाएगा, अगर कुछ काम करने के लिए बोला वो तो मेरे पापा ही करेंगे, है ना। तो लेकिन आप जब सीखने के लिए कुछ जा रहे हो तो आपको माइंडसेट भी आपका अलग रखना पड़ेगा, अलग चेंज करना पड़ेगा उसको। मैं बहुत साल पहले अब ताइवान में रहता था, एक लड़का था वहां पे, हिमाचल का था, वो था मेरे से उम्र में बड़ा, मेरे को भैया कहता था, लेकिन मैंने कहा बल्ली आ जा तेरे को हलवा बनाना सिखाऊं, क्योंकि उन सब में मैं ही था जिसको सबसे अच्छा खाना बनाना आता था। तो वो कहता कि नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता फिर आप बनवाओगे बाद में। वो 2-3 बार ऐसे मेरी चाल समझ गया, वो चालाकी मेरी, कुछ मैं उसको बनाना सिखाऊं, फिर मैं कहूँ तो सीख गया ना, वो कहे कॉन्फिडेंस में, हाँ आप तो सीख गया। मैंने कहा चल बना फिर अब। तो इसलिए हलवा बनाना भी सीखने आया नहीं, बोला फिर बनवाओगे आप। ये है सीखने सिखाने का तो काम। देखो बोलिए आसमा जी, बोलिए। सर बस मैं यही कह रही थी कि आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो यही है कि अगर किसी ने स्टूडेंट होना है, तो वो यही सोच के आए कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जो ये समझता है कि मुझे कुछ आता है, फिर वो सीख नहीं पाता कुछ भी। तो हम अगर किसी टीचर से सीख रहे हैं, तो हमें ये सोचना है बिल्कुल खाली बर्तन है, हमें कुछ भी नहीं आता, और जो टीचर सिखा रहा है वही सब कुछ है। तो और बस हम तो ये मिसाल देते हैं अपनी उसमें ज़बान में कि बाज़ औक़ात आपके सामने समंदर भी, दरिया भी होता है और आप प्यासे रह जाते हैं, और बाज़ औक़ात एक कतरे से प्यास बुझ जाती है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी अपने टीचर पे सवाल उठाते हैं, कुछ करते हैं, मेरे ख़्याल वो सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। वो क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत इज़्ज़त वाला है, और हम ये मान के चलते हैं जी टीचर जो हमें सिखा रहा है वो हमारे लिए बेहतरीन है, और हमें वो सीखना चाहिए, और ये कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो जो लोग पहले से ही बहुत समझदार होकर आते हैं, वो उन्हें कुछ सीखने की जुस्तजू ही नहीं होती, मेरा ख़्याल है।
देखो, आप एक और भी बात को समझो कि वो जरूर कुछ ना कुछ किसी न किसी ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। मैं तो एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता हूँ, सोचता हूँ इस बात को, तो मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर पाता, चाहे भले ही मेरे साथ वो कैसा व्यवहार करें, कितना भी बुरा व्यवहार करें, सामाजिक दृष्टि से अच्छा बोलें या बुरा बोलें, लेकिन कोई ना कोई चुभन है उनको अंदर, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो कोई। कई साल पहले मैं एक सीबीआई की एक ग्रुप था, जो पुलिस का जो ग्रुप होता है, एलिट था वो काफी, सब वो आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर और उनके एक लेवल के जो नीचे के ऑफिसर होते हैं, वैसे 50 लोग का एक ग्रुप था, उनको सिखाता था मैं। वो बोलते थे कि गुरुजी, हम जब किसी को ऐसे पुलिस वाले की हम आमतौर पे हम इंडिया पाकिस्तान में जब इमेज देखते हैं तो क्या इमेज आती है हमारे सामने? एक बहुत हट्टा कट्टा मजबूत सा आदमी जो है वो पुलिस वाला है, जी एक क्रूर आदमी है जो वो पुलिस वाला है, ऐसे है ना। वो बोले जी ऐसे कि बोले कि जब हम किसी को टॉर्चर करते हैं ना, वही पुलिस वाले रात को रोते हैं घर में जाके, उनको नींद नहीं आती है। आप जिसको राक्षस समझते हो ना, राक्षस रूप में आ जाता है वो पुलिस वाला। क्या कहते हैं राक्षस को उर्दू में? जालिम ही कहते हैं जी, जालिम जालिम है, होना हाँ, ऐसे गलत पुलिस है। वाला समझते हैं। वो जी पुलिस वाला रोता है घर में जाके, उसको नींद नहीं आती कई कई दिन तक। ये वो मेंटल ट्रॉमा है वो, जिससे वो जूझ रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट भी देखो, मैं तो गुरु की दृष्टि से ही देखता हूँ, अगर कोई आया है, कोई जी अगर ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है, तो वो उसको भी कुछ समस्या है अंदर की, जो वो शायद सक्षम नहीं है बता पाने में, शायद वो बता नहीं पा रहा है उसको, लेकिन कुछ समस्या तो है ना, तभी तो ऐसा व्यवहार हो रहा है ना। तो ठीक है, आप अपनी दृष्टि से देखो, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उसको खाली आना चाहिए, लेकिन खाली खाली होना भी तो एक गुण है, खाली बिल्कुल होना जी। भी तो एक स्किल है। खाली भी तो कोई बिल कैसे हो जाएगा बताओ? आपने जो मैं इतने सालों से, इतने जी जीवन जी भर जो कचरा इकट्ठा किया है, उसको कैसे सही खाली कर दोगे एक बार में? सही अगर मैं आपको, अब मैं नहीं बताना चाहता आप सबको भी, लेकिन आपके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, इंडिविजुअली 1 बाय 1 काम किया आपके साथ, तभी आप यहाँ बैठे सही हो। अगर आपको भी मैं धुतकार के, आपसे फ्रस्ट्रेट होके, आपसे गुस्सा होके आपको भगा देता है यहाँ से, तो आप कैसे हम काम कर पाते, कैसे हम उस पर आगे बढ़ पाते ना। जस्सी बैठी है यहाँ पे, इसने तो बोला था मैं तो कभी गुरुजी आपको दोबारा फोन नहीं करूंगी, बैठो बोलो, है बैठी यहाँ पे, कहती है आज के बाद गुरुजी आपको दोबारा फोन नहीं करूंगी, इतनी नाराज हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो वो बात, मैं नहीं बोल सकता। ये सर वो एक छोटी सी मिसाल है ना कि ओशो की मैं एक बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था अपने आश्रम में, तो रात को मुझे फ़ोन आई किसी की, और उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ओशो ने कहा कि अब रात के 10 बज रहे हैं, तुम सुबह 5 बजे आ जाओ। कि मैं तो उन्होंने कहा कि मैं 5 बजे से सुबह नहीं उठ सकता। तो ओशो ने कहा अच्छा तुम 8 बजे आ जाओ, कि 8 बजे मैं दफ्तर के लिए निकलूँगा। तो ओशो ने कहा तुम 10 बजे आ जाओ, कि 10 बजे मैं कहीं और बिज़ी हूँ। तो ओशो ने कहा कि मुझे ये बताओ, ये ज़िंदगी मौत का मसला तुम्हारे लिए है कि मेरे लिए है? तो अगर एक इंसान ये कह रहा है कि मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है कुछ सीखने के लिए, तो कहीं पे इंडिविजुअल इंसान की कोशिश भी होनी चाहिए। आप सिखा रही हैं सबको, लेकिन बहैसियत एक इंसान के मतलब थोड़ा-सा अगर हम कुछ सीखने के लिए विलिंग हैं, तो थोड़ा-सा कहीं हमें खुद भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो वो नहीं, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी थी ओशो की आप कि तो आप तो काम कर रहे हो अपने ऊपर, इसमें मेरे को कोई संशय नहीं है, इसलिए आप यहाँ जी, पे हो, इसलिए आप हो जी, यहाँ पे। मैंने बोला ना 120 में से 20 आदमी भी नहीं बचे, तो 15% सिर्फ बचे, 120 में से लगभग 15% या उससे भी थोड़ा कम। तो यही सक्सेस जी। का रेशियो यही होता है। मैं तो सच बताऊं तो 5% लेके चल रहा था, सिर्फ 5, 100 में से 5 लोग बचेंगे, मेरे को ये पता था 1 साल के बाद। 5 के अलावा जो बचे वो बोनस है मेरा, ये मान लो। जी। हाँ जी, बोलिए जस्सी जी, बोलिए। मुझे मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज बिल्कुल। हाँ, आपने कुछ देर पहले बोला कि मौन रहना चाहिए, लेकिन हम्म, मेरी
अब आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आपने बोला कि मौन रहना चाहिए सुबह तो कोई सुन पर सुन पा रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं रह पाती हूँ। नहीं, दोबारा बोलो, नहीं सुन पा रहा मैं, कोई भी नहीं सुन पा रहा है, बोलो। हमारा कनेक्शन है नहीं तो तू नहीं, एक बार माइक बंद कर दिया ना आपने, माइक तो खोलो तभी तो बात करोगे। ले आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए। अभी आपने बोला कि जितना हो सके मौन रहना चाहिए। अभी मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके मौन रहूं, लेकिन मेरी बेटी की वजह से गुरुदेव मैं मौन नहीं रह पाती हूँ। वो तो मुझे बुलवाती है, तू बोलती क्यों नहीं करके। मैं जब मौन हो जाती हूँ ना तो वो मतलब पूरा घर सर पे उठा लेती है। तो गुरुदेव मेरे तो वो सुनते ही नहीं है। मैं बोलती हूँ कि जब मैं ध्यान से उठूँ मुझे मौन रहना ही अच्छा लगता है, तो वो रोने लगती है। फिर घर में मतलब इतना धमाल करती है वो। तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के लिए भी एक सेशन छोटा सा रखें ना, वो शायद आपकी सुन ले। चलिए, इस पे भी विचार करेंगे, इस पे भी विचार करेंगे। हालांकि ये बात सच है कि बच्चे मेरी थोड़े माँ बाप से ज्यादा सुनते हैं, ये बात सच है। मैं बच्चों को सिखाता था एक बार, तो फिर मैं बच्चों को बोलता था, अभी जाके ना घर जाके मम्मी को बोलना, आधा किलो दूध में 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू और अखरोट उबालना, और जब वो 1 कप जितना बच जाए, बच्चे खुश होते थे, आज तो दूध पीने को मिलेगा। मैंने कहा फिर वो दूध कल मेरे लिए लेके आना। जो तुम मेरा दिमाग खाते हो ना, वो उसकी जरूरत मुझे है, उस दूध की, बादाम वाले दूध की। तुमने नहीं पीना वो, मम्मी को बोलना ऐसे बनाओ और कल वो गुरुजी के लिए दे दो। तो ये बात तो सच है, बच्चों को पालना तो तपस्या से कम नहीं है। कोई बात नहीं, तपस्या कर लोगे आप। और अगले संडे रविवार 10 तारीख को मैं आऊँगा सूरत में। सूरत जो गुजरात में एक शहर है, वहाँ पर जाना है मैंने। निखिल जी और छाया जी इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं, बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे। अगर आप लोगों में से किसी को सुविधा हो, अगर आपको कन्वीनियंट हो, जो लोग आसपास रहते हैं तो आ सकते हैं वहाँ पे। 9 तारीख को मैं जाऊँगा वहाँ पे और 10 को वापस आऊँगा। तो ये 1-2 दिन का टाइम ही है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरी थोड़ी सी टाइट है अभी। और मेनली तो बिजनेस है, वहाँ पे बिजनेस वाले लोग हैं, लेकिन बिजनेस वाले लोग तो अपने आप में है ना वो, लेकिन बिजनेस वाले लोग की भी तो समस्या तो आपसे भी तो ज्यादा है। तो जब समस्याएं ठीक नहीं होंगी तो बिजनेस कैसे ठीक होगा, है ना। जब बिजनेस तो तभी ठीक होगा जब डिसीजन मेकिंग, जब सब कुछ क्लियरिटी होगी तब ठीक होगा। तो इस पे थोड़ा उनकी हेल्प करने की सहायता करूंगा, करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्पस है वहाँ जाने का। और ये है अब तक की अपडेट पूरी। चलिए, आज के लिए इतना ही, करें खत्म इसको। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।